तो भाई साहब एपिसोड की स्टार्टिंग ही किमा जी के उदास से चेहरे को दिखाते हुए होती है, जो कि बैठा होता है पार्क में एक बेंच पर। उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा होता है कि उसके मन में अभी भी काफी सारे विचार चल रहे हैं। जहाँ पर वह उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है जो चानायुन ने उससे की थी। चानायुन ने उससे कहा था कि हाजिर मैं तुम्हें काफी ज्यादा याद कर रही हूँ। हाजिर अपने मन में कहता है चाहे हम फोन पर ही बात क्यों ना करें, लेकिन फिर भी मैं उनकी फीलिंग्स को यहाँ तक महसूस कर पा रहा था। आखिर उनकी बातों में कितनी ज्यादा गर्माहट और कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। चानायुन मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, और शायद से मुझे चानायुन के इस प्यार भरे मूवमेंट और अफेक्शन को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ क्या ये मेरा गिल्ट है जो मुझे उससे दूर रखी हुई है, या फिर कुछ और। तभी कैमिलियन ट्रूप की बॉस वहां पर आ जाती है और कहती है हाजिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। हाजिन उसे अचानक यहाँ पर देख कर चौंक जाता है। हाजिन घबराते हुए कहता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रही हो?" बॉस कहती है इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठे रह सकती हो। और हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई। तुम्हें पता नहीं होगा शायद से, लेकिन मैंने तुम्हारे रूम के पास ही एक और रूम लिया है अपने जेरोनिमो मर्सनरीज के लिए। हाजिन अपनी बॉस से पूछता है क्या? क्या बॉस आप मेरे ऊपर जासूसी करेंगी? उसकी बॉस भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया अंदाज में कहती है आखिर मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ये तो सिर्फ़ हमारी सुविधा के लिए है। हमारा हाजिन अपनी हल्की आवाज़ में कहता है क्या ये फिर से कैमिलियन ट्रूप वाले हैं? इनसे भागना इतना आसान नहीं है, वैसे भी ये मेरा प्लान तो नहीं है। तभी उसकी बॉस कहती है वैसे हाल ही में मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। जहाँ पर हाजिन अपने मन में सवालों में खो जाता है। वह कहता है क्या? क्या ये मेरी जासूसी कर रही थी? लेकिन इसने तो अभी अभी कहा था कि ये नहीं कर रही है। तभी उसकी बॉस कहती है वैसे तुम्हें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो। नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण, और वैसे भी तुम्हें अपने गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी सारी छोटी-छोटी बातों का ध्यान भी रखना होगा। इसे देखने पर ऐसा ज़रूर प्रतीत होगा कि तुम अकेले ही एफिशिएंसी का पीछा कर रहे हो। लेकिन यह बात भी ध्यान रखना, अगर तुम डेस्टिनी को ही देखते हुए दौड़ोगे, तो तुम अपने रास्ते में पड़े हुए कंकड़ों को अनदेखा कर दोगे, जो कि बाद में चलकर तुम्हारे ही पैरों में चुभेंगे। हमारा हाजिन भी उनकी बातों से सहमत होता है। वह कहता है, "हाँ, मैं इन बातों का ध्यान रखूँगा।" फिर वह कहता है, "तो बॉस, क्या तुम मुझसे सिर्फ़ यही बातें कहने आई थी यहाँ पर?" तभी उसकी बॉस वहाँ से खड़े होते हुए कहती है, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ़ एक छोटा-सा टेस्ट लेने आई थी तुम्हारा।" तभी हमारा हाजिन कहता है, "क्या? एक टेस्ट?" जहाँ पर उसकी बॉस बताती है, "हाँ, तुम्हारे एक ऑफ़िशियल मेंबर बनने के लिए तुम्हारे स्टेट्स को रजिस्टर करना ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।" हमारा एमसी कहता है, "ओह! आई सी।" हमारा हजन कहता है, "हाँ, यह बात सही है, क्योंकि किसी भी मर्सनरी को उसकी फैलाई गई र्यूमर्स और उसके आकलनों द्वारा यह पता नहीं लगाया जा सकता आखिरकार वह कितना काबिल है, या फिर वह भरोसेमंद है या नहीं। और मर्सनरी में भरोसेमंद व्यक्ति होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जैसे कई सारे काम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, अंडर कवर वर्क में, काफ़ी गुप्त से कामों में, जैसे कि कॉम्बैट को छोड़कर बाकी सारी काम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इसमें भरोसेमंद आदमी का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से मर्सनरीज़ की एक डिटेल्ड स्टैट्स विंडो होती है, जो कि उनकी रिलायबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर तुम अपने काम के दौरान एक मर्सनरी होते हुए गलत इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर देते हो, तो ये चीज़ें बाद में चलकर तुम्हारे ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से सामना करा सकती है। तभी उसकी बॉस कहती है, "हाँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में देख ली हैं। जब मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहा था।" हमारा अजय भी चौंक जाता है, कहता है, "क्या तुम मुझे तब से कैलकुलेट कर रही थी?" तभी हमारी बॉस उसे शांत कराते हुए कहती है, "हाँ, मैंने सारी बाकी सारी चीज़ों को तो देख लिया है, लेकिन एक चीज़ रह गई है, वह है मैक्सिमम पॉसिबल फिजिकल फोर्स। साफ शब्दों में कहूँ तो तुम्हारी मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव पावर।" तभी हमारे हाजिर की बॉस अपनी मैजिक का यूज़ करने लगती है और वहाँ पर समन कर देती है एक शैडो पपेट को। तो हाँ जी, मैंने यहाँ पर चारों तरफ एक बैरियर बना दिया है। तुम अपनी पूरी पावर के साथ इस पर अटैक कर सकते हो। कोई भी जगह तक मत रखना, और इसी से मैं तुम्हें इवैल्यूएट करूँगी। तभी हमारा अजिन पूछता है, "क्या मैं इसे बिना अपनी बंदूक के कर सकता हूँ? और क्या मैं अपने धनुष का यूज़ कर सकता हूँ इसमें?" तभी उसकी बॉस पूछती है, "लेकिन तुम्हारा तो प्राइमरी वेपन ही बंदूक ही है।" हाजिन कहता है, "हाँ, ये बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरी गन की स्किल्स को पहले ही देख रखा है, और अब मैं दिखाना चाहता हूँ अपनी धनुष वाली स्किल्स। तो क्या मैं आपको अपनी धनुष वाली स्किल्स दिखा सकता हूँ?" हमारी बॉस भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, और वह मान जाती है और कहती है, "तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहे हो।" हाँ, जिन कहता है, "हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि मैं आपको सैटिस्फाई कर ही दूँगा शायद।" जहाँ पर हमारे हाजिन ने अपने हाथ में धनुष को पकड़ लिया होता है, और उसने परसेप्शन को 32% पर रखा होता है, और धनुष के जो तीर होता है उस पर हमारे हाजिन ने स्टिग्मा की पावर्स को चढ़ा दिया होता है, जिस पावर की वजह से उसमें आ जाती है एक्सप्लोजन प्रॉपर्टीज, जिसे देखकर तो बॉस भी चौंक जाती है। वह कहती है, "क्या एक एंटी मैजिक एरो?" हाजिन कहता है, "तो चलो इसे मैं मैक्सिमम लिमिट पर ले जाता हूँ,
और धीरे-धीरे करके वे एरो का मैजिक डार्क में बदलने लगता है, जिसे देखकर तो बॉस भी चौंक जाती है। वह कहती है, "क्या डार्क ब्लू मैजिक पावर और एंटी मैजिक एरो?" तभी हाजिन कहता है, "फाइनली सिक्स्थ मेडिकल प्रॉपर्टी मेरे शरीर पर एन्ग्रेव हो चुकी है, जो कि होती है एक्सटर्नल मैजिक एम्प्लीफिकेशन।" और भाई साहब इसी के साथ उसकी ब्लू मैजिक पावर डार्क ब्लू हो जाती है और बिना देरी किए अपने एरो को उस पपेट की तरफ शूट कर देता है। वह एरो काफ़ी खतरनाक पावर के साथ उस पपेट की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं भाई उस एरो ने उस पपेट के तो चिथड़े उड़ाई दिए होते हैं। साथ ही साथ वह बॉस के बैरियर को भी छेद देता है और उसमें क्रैक ला देता है। हाजिन भी इसे देखकर चौंक जाता है। वह मन में सोचता है, क्या क्या ये बैरियर टूटने वाला है? लेकिन तभी बॉस अपनी मैजिक पावर का यूज़ करने लगती है, जिसे देखकर तो हाजिन भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं हमारे बॉस के डार्क लोटस का सीन, जिसने हमारे हाजिन के एरो को अपने अंदर कैद कर लिया होता है। इस सीन को देखकर तो हाजिम भी शांत खड़ा रह जाता है। वह सोचता है, क्या शैडो लोटस? ये बात तो सही है, बॉस की स्किल्स तो अलग ही लेवल पर हैं और चाहे मैं इन्हें कितनी भी बार देखूं, ये मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लगती है। तभी बॉस हमारे हाजिम की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हाँ मैंने जैसे देखा है कि मेरा जजमेंट एकदम करेक्ट था। और बॉस हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि 1 जून को रेगुलर मीटिंग होती है सारे ही मेंबर्स की, तो ज़रूर से आना। और वे दोनों काफ़ी प्यारे तरीके से हाथ मिलाते हैं और बॉस कहती है, तो फाइनली तुम्हारा स्वागत है जेरोनिमो में। तो फाइनली भाई हमारा हाजिन भी एक मेंबर बन चुका है कैमिलियन ट्रूप्स का। लेकिन तभी हमारे हाजिन को कुछ याद आता है और हाजिन कहता है, बॉस यहाँ पर कुछ है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तभी बॉस कहती है, क्या? आखिर अब क्या है? तभी वह मुस्कुराता है और वह मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या बॉस आपको पता है उस क्रेसेंट मून ऑफ नेदरवर्ल्ड के बारे में? वह इतना पूछता है, फिर उसके बाद का सीन नहीं दिखाया जाता, क्या उसकी बॉस बताती है या नहीं। सीन सीधा शिफ्ट होता है हमारे हाजिन के रूम पर, जहाँ पर हमारा हाजिन काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और वो अपने रूम पर आ चुका होता है। वह सोचता है, अरे नहीं मैंने तो सिर्फ एक शॉट मारा था और उसी में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। बॉस के सामने टफ बने रहना ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। लेकिन आखिरकार इसमें क्या ही कर सकते हैं, आखिरकार वे स्ट्रॉन्ग लोगों को ही अच्छी तरीके से देखती है। अगर मैं उसके सामने कमज़ोर दिखाई दूँगा तो वह मुझ पर ध्यान भी नहीं देगी। अगर स्टोरी को ऐसे स्मूथली आगे जारी रखना है तो मुझे यह ध्यान में रखना होगा कि कैमिलियन ट्रूप्स के जो एक्शंस हैं वे सही दिशा में चलें। सही शब्दों में कहा जाए तो कैमिलियन ट्रूप्स की एक्टिविटीज़ अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुई हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी बॉस इनोसेंट लोगों को मारने के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन ये कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे कैमिलियन ट्रूप्स भी अपनी दशा से भटक जाएँगे, वे भी काफ़ी बुरे काम करने लगेंगे और यही वह चीज़ है जो होनी नहीं चाहिए। तो क्योंकि मैंने अपने इस ग्रुप को जॉइन कर लिया है तो मुझे इस चीज़ को बदलना होगा। वैसे लेकिन ये थोड़ा अजीब है क्योंकि बॉस मेरी तरफ काफ़ी ज़्यादा उदार महसूस होती है और उसे अपने बॉस के वही काइंड वर्ड्स ही भी याद आने लगती हैं। तभी अर्जुन कहता है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पहले ही इस दुनिया को सँभालने की ज़िम्मेदारी आ चुकी है। नहीं, शुरुआत से ही मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी। ज़िम्मेदारी एक कहानी को पूरा करने की। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। तो भाई साहब आगे आने वाले चैप्टर्स भी और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट चैप्टर आपसे छूटे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।